प्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया, भतीजे अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद 11 अफसरों का तबादला, इनमें आईएएस और आईपीएस शामिल। केंद्र सरकार ने गवर्नर की अध्यक्षता में पीस कमेटी बनाई। रेसलर बजरंग पूनिया का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं, 15 जून के बाद फिर धरना देंगे। कल्याण लोकसभा सीट को लेकर भाजपा शिवसेना में विवाद, सीएम के सांसद बेटे बोले गठबंधन पर असर न हो, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार। राम मंदिर के लिए लकड़ी समर्पित करेंगे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, समारोह के लिए यूपी के सीएम से समय मिलने के बाद तय होगी तिथि। और अगले 24 घंटे में और खतरनाक होगा बिपरजॉय तूफान, 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, अगले 2 दिन में गुजरात पहुंचेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात। देश की बात में हम पहली खबर की बात करेंगे। खबर दिल्ली से है। केमिकल गोदाम में लगी है भीषण आग, आसपास की कई दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं। 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अजमेरी गेट के सितारा गली गोदाम के आसपास की दुकानों में यह आग की बड़ी घटना सामने आ रही है। 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आसपास की दुकानें आग की चपेट में आई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं ये दमकल की गाड़ियां। तो तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं भीषण आग है और धुएं का गुबार से आसपास के क्षेत्र में पूरा धुआं आसपास का क्षेत्र हो गया है। तो 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तो यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। केमिकल गोदाम में भीषण आग लगा है। बात करेंगे अगली खबर की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने राजनीतिक घोषणा कर सुप्रिया सुले और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा राज्यों में आगामी चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में मुख्य रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ। नेता अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सब लोगों के लिए। 25वां स्थापना दिवस और इतनी महत्वपूर्ण घोषणा आज पवार साहब ने की। पार्टी को आज 2 कार्याध्यक्ष मिले, सुप्रिया ताई और प्रफुल्ल पटेल साहब के रूप में। पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। अभी तक पवार साहब का तजुर्बा हमारे काम आ रहा था, अब मुझे लगता है कि युवाओं का ऊर्जा, सुप्रिया ताई और प्रफुल्ल पटेल साहब की ऊर्जा और तजुर्बा अब हम दोनों को मिलने वाला है। देश की बात में अगली खबर लातूर से है, जहां भाजपा के कार्यकाल में लातूर नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 रहा था। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो यह बात सामने आई कि साफ सुथरा लातूर फिर से गंदा हो गया है। लातूर नगर निगम ने बरसात के मौसम में नालियों की सफाई और कूड़ा निस्तारण की उपेक्षा की है। लातूर के मौजूदा विधायक और प्रदेश के मुख्य चिकित्सा, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री अमित देशमुख को लातूर शहर में कचरे की समस्या पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं सहित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भाजपा युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष ने लातूर नगर निगम के सामने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा युवा मोर्चा ने नगर निगम उपायुक्त को 2 दिन के भीतर सफाई के मामले में उचित निर्णय लेने की चेतावनी भी दी।
अब बात अगली खबर की। दूध के दामों में बढ़ोतरी और निजी दूध संघ पर सरकार के नियंत्रण बनाए रखने के समेत कई मांगों को लेकर डेयरी किसानों ने स्टेट हाईवे जाम किया है। इंदापुर तालुका के निमगांव केतकी में जुटे किसानों ने जमकर हंगामा भी किया। किसान अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी दुग्ध उत्पादन को 5 रुपए प्रति लीटर की सरकारी सब्सिडी समेत पशु चिकित्सा सेवाएं और मौसमी टीकाकरण प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। हाईवे जाम होने से फंसे वाहन सवारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देश की बात में अगली खबर कबीरधाम से है, जहां एक दिवसीय कवर्धा प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सोने जैसा दिखने वाले स्थानीय बैगाओं द्वारा बनाए गए आपको बता दें बीरन माला से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल रहे। कवर्धा कबीरधाम जिले में कुर्मी समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्राम छिरहा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय, राजीव भवन और नए बस स्टैंड, पौनी पसारी कुर्मी छात्रावास सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति का अनावरण किया। का भी लोकार्पण हुआ और आज नया बस स्टैंड का भी, पौनी पर का लोकार्पण, कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण और अभी चंद्रवंशी समाज के सामाजिक सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मूलतः कवर्धा जिला किसानों का जिला है, मेहनत कश लोगों का जिला है और यहाँ के जो मेहनत कश किसान हैं उसके उपज के सम्मान यदि मिल रहा है तो कांग्रेस सरकार में मिल रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। जिला मुख्यालय के चोर भट्टी गांव से लोलेसरा तक बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है। किसानों की जमीन को शासन ने अधिग्रहण किया है, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी बेशकीमती जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है। किसानों ने बताया कि सभी कार्यालयों के चक्कर लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली है। परेशान किसानों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दफ्तर में अधिकारी नहीं मिलने पर महिला किसानों ने कार्यालय में चूड़ी भेंट की और चेतावनी भी दी कि मुआवजा जारी नहीं होने पर मजबूरन जेसीबी लगानी पड़ेगी और जेसीबी से जमीन को खोदने पर मजबूर होंगे। मुझे नहीं मिला ते ओकरे समस्या है। अभी चूड़ी गलत फेंके हो ऑफिस चूड़ी फेंके, चूड़ी पहिर के बैठे हो, देवत नहीं है साहब मुझा कतेक समस्या आप मुआवजा नहीं मिले से? मुझे नहीं मिला तो समस्या है ही है। 3 साल हो गए मिलबे नहीं करते साहब, रहे नहीं करे, आता ना आपा चल देता परेशानी। गर्मी में आना जाना करना परेशानी है, वो तो मोबाइल उठाबे नहीं करा। जमीन जिन अधिग्रहण हुए है बाईपास में एक मुआवजा के लिए आए हैं और ऐसने हमला बार बार आवत 10 बार का 14 बार हो गया आवत है ना। आश्वासन भर मिलते, कोनो दिन अधिकारी मिलते, कोनो दिन नहीं मिले। एक सिवाय कुछ नहीं है। आज मिली कल मिली करत करत ये 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए है ना भाई। और रोड फाइनल भी हो गए। अब हमन किसान सकला हंतिकर कारण ये है कि हमन ला कहूँ 1 हफ्ता तक के देखता ना, 1 हफ्ता में यदि हमन ला मुआवजा दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं फिर उग्र रूप हमारा किसान भाई मन के आंदोलन चालू होगी। और यहाँ तक हम सोचे हैं कि अपन हक भूमि है ना, तेन में हमन जेसीबी लगा कोड़बो। देश की बात में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने कोंडागांव के बस स्टैंड के समीप उद्योग मंत्री कवासी लखमा का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। मंत्री कवासी लखमा ने
हल्बी भाषा में अपने बयान में भाजपाइयों को गाली दी थी। मंत्री के बयान के विरोध में भड़के भाजपाइयों ने प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। ज्ञात होगा इस संभाग के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी ने एक बयान दिया जिसमें हमारे नेताओं को, भाजपा के नेताओं को ने अपशब्द कहे। इसको लेकर युवा मोर्चा द्वारा कल से यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उनका पुतला दहन का कार्यक्रम, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए। अब सब ठीक है, आप सत्ता में हैं, सत्ता के घमंड में इतना मत चूर हुई है कि राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेताओं को आप अपशब्द और गाली गलौज जैसे शब्द का उपयोग करते हैं, आपको शोभा नहीं देता। खैर, हम इस विषय में क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस के नेता ही उनके खुद के नार्को टेस्ट की बात करते हैं। उनके बयान का वैसे तो कोई मतलब नहीं निकाला जाता, लेकिन इस टाइप की अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक मंत्री के पद पे रहते हुए, वो मंत्री सबके लिए हैं, शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी इसकी पुरजोर निंदा करती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर सरकार ने आपको बता दें, गुस्सा जाहिर किया है और एस्मा लगा दिया है। दरअसल लगातार 23 दिन से हड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर 15 मई यानी पिछले 23 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल के चलते आय जाति निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इधर पटवारी संघ भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही एस्मा लगाए जाने से पटवारियों में सरकार के प्रति गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। एस्मा लगाए जाने को गलत बताते हुए आज आरआई संघ भी अब पटवारियों के समर्थन में खड़ा हो गया है। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में ना मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। तो आपके माध्यम से मैं इस प्रशासन को और राज्य सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार हम लोग देखें कि इनकी मांगें क्या हैं। कोई भी एक ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार पूरी नहीं कर सकती। अगर हम पुराने समय में जाएं तो ये राज्य सरकार अपना भत्ता जो विधायकों का दिया जाना है ध्वनि मत से टेबल बजा करके पास कर देते हैं। ये हमारे पटवारी साथी ऐसी कौन सी ऐसी अतिरिक्त मांग कर रहे हैं जिसको सरकार पूरी नहीं कर सकती। आप कार्य में गुणवत्ता की मांग करते हैं लेकिन संसाधन नहीं देते हैं। तो आज इसीलिए आज से ही नहीं, जिस 15 मई से जो इनकी हड़ताल चालू हुई है तब से ही राजस्व निरीक्षक संघ ने इनको नैतिक समर्थन दिया हुआ है। देश की बात में अगली खबर कोंडागांव से है। कोंडागांव जिले का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां संचालक की मनमानी को देखते हुए किसान दिन भर तपती गर्मी में इंतजार करने को मजबूर हुए। पूरा मामला कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन महज 10 किलोमीटर दूर बसा ग्राम पंचायत बभनी का है, जहां आज किसान खाद की मांग को लेकर दिन भर बिताने पर मजबूर हैं। साथ ही ग्राम पंचायत बभनी के खाद वितरक की वजह से 8 गांव के किसान परेशान हो रहे हैं। परेशान किसानों ने संचालक के पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम बभनी में सरकारी लैंपस के संचालक मनोहर बघेल द्वारा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। लोन लिए रकम जमा कर एनओसी प्रदान नहीं की जा रही है। 8 गांव से आए ग्रामीण अपने कार्यों को छोड़कर खाद के लिए दिन भर व्यतीत करने के बाद भी संचालक के इंतजार में बैठे रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है विगत 3 सालों से इसी तरह का संचालन किया जा रहा है। परेशानी ये हो रही है सर कि यहाँ पे हम लोग जो खाद और यहाँ केसेस करने आए थे तो समय पे यहाँ लैंप्स वाला है नहीं। तो आज मतलब हम लोग आए थे, आज सोमवार के दिन है, तो शनिवार को आए थे तो बोले कि ना सोमवार को आना करके। आके यहाँ देख रहे हैं सर कि यहाँ पे बंद है लैंप्स। अभी जो बमनी के लैंप्स के संबंध में शिकायत प्रस्तुत हुई है, उसमें ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करने की और ड्यूटी के समय उपस्थित रहने की जानकारी शिकायत में की गई है। इस संदर्भ में अभी जांच करवा के इसमें विधिवत जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जिले के 4,300 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा लगातार 3 दिन 10, 11 और 12 जून को 2 पालियों में आयोजित होगी। इसके लिए जिला मुख्यालय सहित आसपास के शासकीय व निजी स्कूलों को मिलाकर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था सहित अन्य जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। और आज प्रथम चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो गई, जो 12:15 तक चलेगी। वहीं सहायक शिक्षक के लिए द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी, जो शाम 5:15 बजे तक चलेगी। वहीं परीक्षा में शामिल होने पर प्रवेश पत्र की मूल प्रति व पहचान पत्र की मूल प्रति साथ में रखना अनिवार्य होगा। देश की बात में अगली खबर पंजाब से है। सब्जी विक्रेताओं और रेहड़ी फड़ी वालों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। शनिवार को छुट्टी होने के कारण कोई अधिकारी मांग पत्र लेने नहीं पहुंचा और अधिकारियों से घर जाकर बात करने पर अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को लिखित शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सब्जी विक्रेताओं और रेहड़ी फड़ी वालों का आरोप है कि सुबह सब्जी खरीदार के समय थोक सब्जी विक्रेता 10 रुपये प्रति नग वसूला जा रहा है और सब्जी विक्रेताओं से पार्किंग फीस के नाम पर 20 रुपये अतिरिक्त देना पड़ रहा है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 7% ਆੜ੍ਹਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਾਗਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਗਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 20 किलो का ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਪੈਕ ਨਗ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 10 रुपये की है जी, 50 किलो ਤਾਂ भी 10 रुपये है। देश की बात में अगली खबर हरियाणा से है। बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ है। आपको बता दें जांच को पहुंची थी उकलाना बिजली निगम की टीम। विरोध पर ग्रामीणों ने हमला बोला है टीम पर। बिजली निगम के जेई समेत 4 लोग घायल हुए हैं। विजिलेंस टीम के कांस्टेबल को भी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें घायल टोहाना के नागरिक अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया है। फतेहाबाद जिले के हंसेवाला गांव में ये घटना हुई है। बिजली निगम के जेई समेत 4 लोग घायल हुए हैं। तो हरियाणा से खबर आपको दिखा रहे हैं। बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। विरोध कर ग्रामीणों ने बोला है हमला और जमकर पीटा है बिजली जांच टीम को। बिजली निगम के जेई समेत 4 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। विजिलेंस टीम के कांस्टेबल को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल टोहाना के नागरिक अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। फतेहाबाद जिले के हंसेवाला गांव में ये घटना सामने आई है। तो बिजली निगम के जेई समेत 4 लोग घायल हुए हैं। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने गई थी टीम, जिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया है। जांच को पहुंची थी उकलाना बिजली निगम की टीम। विरोध कर ग्रामीणों ने बोला है जमकर हमला। देश की बात में अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां डोरोली जाट 2 एकड़ पंचायती जमीन पर गांव की सरपंच और प्रशासन की मौजूदगी में किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को हटवाया गया है।
इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों के अलावा मौके पर पुलिस बल भी उपस्थित रहा। गांव की वर्तमान सरपंच ममता ढिल्लो ने बताया कि 2 एकड़ जमीन को खाली करवाने से पहले सभी को एक महीने पहले नोटिस दिया गया था, जिसमें कुछ ने तो नोटिस मिलते ही जगह को खाली कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा बरकरार रखा था। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि रणबीर सिंह ढिल्लो ने बताया कि यह पंचायत की जमीन पर गांव के विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाएगी। इसके अलावा गांव में कहीं भी अतिक्रमण होगा उसको हटवाया जाएगा। ये पंचायती जमीन छुटवाई जा रही है। कितनी जमीन है ये 2 एकड़ भूमि है यहाँ पे। हाँ, बहुत साल से इन पे कब्जा कर रखा है, 10 साल से। कितना कब्जा है? ये गांव के लोगों का ही कब्जा है। नहीं, ये पंचायत की जो पूरी पंचायत की समिति है और प्रशासन की समिति है, और समिति से हटाया गया है। ये सारा जो अवैध कब्जे थे सारे समिति से हटाया गया। कितनी जमीन में हटाया गया? ये पहले तो हमने हटा चुके, करीब 2.5 एकड़ तो पहले हटा चुके, और करीब 1.5-2 एकड़ ये आज है। ठीक है, ये है। और गांव की घनी जमीन नहीं तो 40-45 एकड़ जमीन दबी हुई है, तो हम सभी के हटवाएंगे। अगली खबर सिरसा से है। सिरसा में भारी बारिश के बाद आम जन एक बार फिर तपती गर्मी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें, गर्मी को देखते हुए आम जन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। शहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार जून महीने की शुरुआत से ही लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे इलाकों में जा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। आज सिरसा से श्री श्याम बागीची पैदल संघ की तरफ से पहली बार श्याम बाबा की 200 मीटर ध्वजा रिंगज से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्याम प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नाचते गाते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचे। श्री श्याम प्रेमियों द्वारा फूलों की वर्षा भी की जाएगी। सिरसा से 8 बसें रवाना की गई हैं जो बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। वह निशान उठाएंगे, जिसमें श्री श्याम बागीची के प्रधान महेंद्र गर्ग ने पूजा अर्चना करके बसों को रवाना किया। मुख्य सेवक पवन गर्ग 11 तारीख को सुबह 5 बजे रिंगस से श्याम प्रेमी पैदल चलकर बाबा का निशान चढ़ाएंगे। इनके साथ सुभाष अरोड़ा, पवन अग्रवाल, अशोक खट्टर, प्रवीण, पंकज शर्मा, विकास शर्मा, कुलदीप व अन्य श्याम प्रेमी मौजूद थे। देश की बात में अगली खबर सिरसा से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 18 जून के सिरसा दौरे की तैयारियों के साथ जिले में विरोध के सुर भी तेज हो गए हैं। सरपंच एसोसिएशन ने इसके पुरजोर बहिष्कार के बारे में आम जन व प्रशासन को चेताया है। सरपंच एसोसिएशन ने कहा कि 20 जून से सभी 10 लोकसभा सांसदों के आवासों का घेराव किया जाएगा। अगर इस बार भी सरकार ने पूर्व की भांति उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की तो प्रदर्शन किसी भी हद तक जा सकता है। 11 जून से सभी गांवों में बीजेपी जेजेपी नेताओं को न घुसने देने के बोर्ड भी लगा दिए जाएंगे। उक्त बातें सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कही। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समैन, कागदाना के सरपंच प्रतिनिधि मांगेराम बेनीवाल, ढांड के सरपंच चंद्रमोहन, कोटलिया सरपंच एसोसिएशन सिरसा के प्रधान जसकरण सिंह, कंग माखो सरानी गांव के सरपंच सुभाष भी मौजूद थे। ये टेंडर हुए हैं 2-2 साल हो गए जिस टाइम सरपंच नहीं थे, और इनका टाइम पीरियड था किसी का 180 दिन, किसी का 250 दिन जैसे। अब बात अगली खबर की। ग्यारसपुर के पास ग्राम मनोरा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा में मेले के आयोजन को लेकर विधायक लीना जैन एवं कलेक्टर ने विकासखंड अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक की। इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने जनता को हर संभव सुविधा देने और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की बात कही है। वहीं कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी ली। जगदीश स्वामी रथ यात्रा व मेले के आयोजन को लेकर तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर सभी अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में एसपी साहब मैं हूँ, माननीय विधायक सांसद प्रतिनिधि द्वय
जो श्री कैलाश सूर्यवंशी जी और श्री ब्रजेश लौधे जी और मंदिर समिति के सभी सदस्य सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। तो जो चर्चा की, जो लोगों से सुझाव आए, उन सुझावों के तहत हम कार्रवाई करेंगे। और एसपी साहब ने पूरा प्लान बताया पार्किंग का। हम फायर ब्रिगेड और जो हेल्थ की सुविधा यानी हम एम्बुलेंस लगाएंगे, अतिरिक्त रूप से यहाँ पर एक हम एक्स्ट्रा टीम लगाएंगे हेल्थ की, जो पूरा देखेगी यहाँ पर। तो जो जो व्यवस्थाएं प्रतिवर्ष होती थी, इस बार उनसे भी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। 20 तारीख को हमारा यहाँ पे एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित होना है। इसको लेके मंदिर आयोजन समिति के सदस्य, सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर महोदय और हम लोगों की सभी प्रशासनिक टीम की यहाँ पे बैठक हुई है। इसको लेके हमने जो पार्किंग व्यवस्था है, अलग अलग रूट से आने वाले लोगों की, जो मार्ग डाइवर्जन करने हैं उसकी व्यवस्था, हैवी वाहन हमें कहाँ पे रोकने हैं उसकी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे मंदिर के अंदर परिसर से लेकर और बाहर तक कहाँ लगाने हैं, कहाँ पे हमें बैनर पोस्टर लगाने हैं, किस तरह से हमको पुलिस डिप्लॉयमेंट बंदोबस्त अरेंजमेंट करना है, बाहर से क्या बल हमको बुलवाना है, यहाँ पे हमको लोकल वॉलंटियर्स जो आयोजन समिति के हैं उनको किस तरह से ब्रीफ करना है, उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, इन सभी विषयों पर चर्चा की है। और अभी हमारे पास लगभग 10-12 दिन का समय है, जिसमें हम लोग और पूरी तैयारी करेंगे और प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जाए और बिना किसी विघ्न, बाधा या शिकायत के कार्यक्रम संपन्न कितना। देश की बात में अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन, कृषि अनुसंधान केंद्र एवं उद्यान विभाग के तत्वाधान में बांसवाड़ा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर प्रकाश शर्मा, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी व शहर के आमजन भी मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मैंगो फेस्टिवल का समापन 11 जून को शाम 7 बजे होगा। मैंगो फेस्टिवल में अलग अलग नस्ल के अनेक आमों को रखा गया है। साथ ही अपील करते हुए कहा गया है कि समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सपरिवार मैंगो फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय यह मैंगो फेस्टिवल कुशलबाग मैदान में आयोजित रहेगा। आमजन मैंगो फेस्टिवल में आकर आम के उत्पादों को खरीद सकते हैं। देश की बात में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महा जनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को व्यापार मंडल के व्यापारियों ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कायमगंज में बाईपास रोड और बिरिया ढाटा ढाई घाट रोड के चौड़ीकरण का विधायक सुरभि गंगवार को आश्वासन दिया। व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग ने जीएसटी विभाग के उत्पीड़न में सख्त शब्दों में कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चेयरमैन ने कर जमा नहीं करने वालों से सही समय पर कर जमा करने की अपील की। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग, लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद, विशिष्ट अतिथि फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत, कायमगंज विधायक सुरभि गंगवार, अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी अवधपाल और तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहे। अपने व्यापार और उद्योग को चलाने के लिए जो मुख्य आवश्यकताएं होंगी, उन मुख्य आवश्यकताओं में सबसे पहले व्यापारी को चाहिए शांति व्यवस्था। उस शांति व्यवस्था के लिए आपराधिक साम्राज्य को समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। बंधु, पहले यह आपका क्षेत्र तो विशेष रूप से गुंडा राज, आपराधिक साम्राज्य के लिए जाना जाता था, माफिया साम्राज्य के लिए जाना जाता था। और वो माफिया साम्राज्य भी कई प्रकार के थे, क्षेत्रीय माफिया, सामाजिक माफिया, जातिगत माफिया
और राजनीतिक माफिया उनसे छुटकारा दिलाकर आपके व्यापार को, उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो रास्ता बनाया है, फिर बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए उद्योग और व्यापार की तरक्की के लिए। उसके लिए बिजली की व्यवस्था बनाने का काम 24 घंटे 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया है। बंधु व्यापारी इंस्पेक्टर राज से परेशान रहता है, भ्रष्टाचारियों के उत्पीड़न से परेशान रहता है, उसके लिए भी सरकार के द्वारा पारदर्शी कार्रवाई की जा रही है। पारदर्शिता के आधार आज फर्रुखाबाद जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी परियोजना यहाँ फर्रुखाबाद जनपद के लिए उसका शिलान्यास होने वाला है। 191 करोड़ की सेतु के शिलान्यास कार्यक्रम में आज मेरे यहाँ आना हुआ है और विभिन्न योजनाओं का भी यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जो चल रही हैं फर्रुखाबाद जनपद में माननीय सांसद और माननीय विधायकगणों के साथ बिंदुवार चर्चा की गई है, प्रगति ली गई है, स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय सीमा पे सभी कार्य पूर्ण किए जाएं और आगे के जो नए प्रस्ताव हैं, जो नई सड़कें जिनकी चौड़ीकरण होनी है, कहीं सेतु बनने हैं, कहीं पीपे के पुल बनने हैं, उनको भी प्रस्ताव में शामिल करके कार्य योजना में शामिल करने। देश की बात में अगली खबर अयोध्या से है। नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आगामी 100 दिनों की कार्य योजना प्रस्तुत की है। कार्य योजना में महापौर ने कर विभागों को सरल, अयोध्या धाम के मठ मंदिर को टैक्स में छूट, कूड़ा संग्रह को ऑनलाइन मॉनिटरिंग, 31 जुलाई तक सभी भवन पर QR कोड, 30 जून तक नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों के संपर्क मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ने, 59 कार्यों का निर्माण जल्द पूरा करने, कचहरी में निर्माणाधीन मल्टीलेवल कार पार्किंग 30 अगस्त तक पूरा करने, संबंधित शिकायत नगर निगम टोल फ्री नंबरों को जारी करने सहित तमाम। महापौर ने बताया कि मानसून से पहले रामपथ नगर निगम की स्मार्ट सड़क का निर्माण होना है। महापौर ने कहा कि इस साल मानसून देर से समय रहते 27 नालों के साफ सफाई का काम पूरा हो जाएगा। इस दौरान अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बात अगली खबर की। कस्बा फतेहाबाद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा निकाली गई। सामाजिक संदेश देती आकर्षक झांकियां निकाली गई। अहिल्याबाई आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश धनगर रहे। वहीं नरेंद्र बघेल ने भी विचार व्यक्त किया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि आदर्श शासकों में अहिल्याबाई की गिनती की जाती है। शोभा यात्रा बाहर रोड डाक बंगले से शुरू हुई। बाहर रोड गांधी चौक, सदर बाजार, अंबेडकर, आगरा रोड होती हुई हरी गार्डन में पहुंची। रास्ते में कस्बा वासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। अब बात अगली खबर की। देश भर में इन दिनों धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर देश की राजनीति भी गर्म हो रही है। इसी बीच कानपुर में धर्म बदलने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है, जिसका ताजा उदाहरण शहर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां जुनैद नाम के एक मुस्लिम युवक ने इस्लाम मजहब को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया और शरीर पर भगवा चोला और हाथों में भगवान गणेश जी की मूर्ति लेकर नजर आ रहा है। मगर इसी बीच जुनैद को मूर्ति पूजा करना भारी पड़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी और ससुराल वाले जुनैद को ऐसा करने से रोक रहे हैं। मगर उसके इस फैसले के साथ उसकी मां भी खड़ी है। जुनैद की मां ने बेटे का साथ देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और कानपुर पुलिस से भी उन्हें संरक्षण देने की मांग की है। गौरतलब है कि जुनैद की मां रानी बेगम के मुताबिक जुनैद बचपन में आंखों की समस्या से ग्रसित था। इसी दौरान एक पड़ोस में रहने वाली एक हिंदू महिला जुनैद और उनकी मां को लेकर कानपुर देहात स्थित बने शोभन सरकार के मंदिर ले आई, जहां पुजारी के द्वारा दिए गए प्रसाद से धीरे धीरे जुनैद की आंखें एकदम ठीक हो गईं, जिसके बाद से वो और उनका बेटा वैदिक सनातन धर्म से प्रभावित हो गए और घर में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हमारे लिए बहुत शुभ है
हमेशा से हिंदू शास्त्र धर्म को ही मानती हूँ। बेटे ने आपके भगवा चोला धारण कर रखा है, आप मुस्लिम हैं, ऐसे में क्या कारण है जो बेटे ने भगवा धारण कर लिया? ऐसा कोई कारण नहीं, ये तो बच्चे की आस्था है, अपने आस्था पे वो करते हैं और हमको अपने ही धर्म पे, हिंदू शास्त्र पे ही बस विश्वास है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जिससे आप सनातन धर्म से प्रभावित हो गए? हमें मुस्लिमों ने बहुत दुख दिया, बस और कोई बात नहीं है। और हम इसी माहौल में काफ़ी अरसों, जैसे सतीश महाना उनके घर में रही, जैसे ठाकुर साहब टुन्नू सिंह है उनके घर में रही, तो उसी तरह का मेरे बच्चे को माहौल वैसे सब मिला। मैं शुरू से सनातन धर्म में ही मैं रहा हूँ, मेरा बचपन भी वहीं बीता है और शुरू से जितने भी सनातनी हैं सब हमारे भाई हैं और सब ने हमारी बहुत मदद करी है। और बचपन से सर हमारी आँख नहीं सही थी, तो मेरी माँ ये बताती हैं कि शोभन सरकार का जो प्रसाद होता है उसको खा के मेरी आँखें सही हुई हैं। मेरी माँ को एक वो थे भैया जी जो वहाँ जाते थे, वो वहाँ के शिष्य थे, तो वो प्रसाद लाए थे, तो उनकी वाइफ ने हमारी माँ को वो प्रसाद दिया, वो मैंने खाया और आज मेरी आंखें फर्स्ट क्लास है सर। अब बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक मामला ठंडा नहीं पड़ता है कि दूसरी वारदात निकलकर सामने आ जाती है। जनपद में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अंतरा थाना अंतर्गत वल्लान गांव में एक पति ने अपनी ही पति की सांग घोंपकर हत्या कर दी और 5 बच्चों को बेसहारा कर दिया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना हुई है जिसमें कि लगभग सुबह 4:30 बजे के आसपास एक महिला मीरा, उसकी हत्या उसके पति ने कर दी। उसका पति का नाम सूरज बली है। अभी जो पता चला है उसमें यह है कि इसके 5 बच्चे हैं इनके, और पति और पत्नी में अक्सर जो है वो मारपीट होती रहती थी। आदतन ये शराबी था ये जो व्यक्ति है, और आज किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में झड़प हुई है, जिससे कि ये बगल में यहाँ पे एक देवस्थान है, वहाँ से इसने एक औजार लिया, नुकीला औजार था, उसको लेकर अपनी पत्नी पर इसने वार किया, उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी मौके का मुआयना कर लिया है और जो ज़रूरी फॉरेंसिक सैंपल्स हैं ले लिए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। अब बात अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के बागपत में विवाहिता को अपने पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का विरोध महंगा पड़ गया। पहले कमरा बंद कर पति और उसकी प्रेमिका ने महिला को जमकर पीटा और फिर पति ने 3 तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने 3 माह पूर्व उसकी बिना मर्जी चोरी छिपे एक अन्य महिला से शादी कर ली थी। विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने बागपत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। चाकू मारे हैं, हाथ काट रखे थे और उंगली भी काट रखी थी, पेट में घुसाया, छोरा और कमर में। किसने मारा उसे? जुबेर ने मारा, एहसान ने और किसान ने और इकबाल ने मिलकर मारा है। किस बात को लेकर हत्या की गई है? झगड़ा हुआ था कुछ आपस में। वो कह रहे थे आके कुछ दिन पहले तो लड़के गोली मारेंगे। आज मेरा भाई शहजाद सुबह के टाइम काम करने जा रहा था, आते वक्त 3 लड़के उनके पिता ने उनकी हत्या कर दी चाकू मारकर। 3 दिन पहले चेतावनी थी कि तेरे लड़के को गोली मारकर हत्या करेंगे। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? आज किस बात को लेकर हत्या की गई है? उनका 3 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था। ये कह रहा था कि तेरे लड़के ने हमारे लड़के को पीटा है और हम तेरे लड़के को गोली मारेंगे। घर आकर हमें खुली चेतावनी दिए गए थे और आज 3 दिन बाद उनकी हत्या कर दी। कितने लोगों ने मारा उन्हें? 4 लोगों ने। इस बीच नोएडा से अहम खबर आ रही है, आपको बता दें बैडमिंटन खेलते हुए शख्स की मौत हुई है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बैडमिंटन खेलते वक्त हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते वक्त मौत की यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मृतक का नाम महेंद्र शर्मा बताया गया है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बैडमिंटन खेलते वक्त आया है हार्ट अटैक, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते वक्त मौत हुई है।
मृतक का नाम महेंद्र शर्मा बताया गया है। तो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची है। बैडमिंटन खेलते हुए शख्स की मौत हुई है। जिस तरीके से इस तरीके की वारदातें आम हो गई हैं, तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि जिम में चलते फिरते हार्ट अटैक हो रहे हैं। इसी क्रम में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मृतक का नाम महेंद्र शर्मा बताया गया है। बैडमिंटन खेलते समय हार्ट अटैक से इस व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। तो नोएडा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, बैडमिंटन खेलते समय इस शख्स की मौत होती है, क्या है पूरा मामला? को बताना चाहूंगा मैं कि नोएडा सेक्टर 21 इंडोर स्टेडियम है, जहाँ पे काफी सारे गेम्स खेले जाते हैं, जिसमें कि बैडमिंटन भी शामिल है। इस शख्स की बैडमिंटन खेलते वक्त मौत हुई है। ये खेलते खेलते गिर गए और उसके बाद डॉक्टर टीम को ही बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं और इनकी मौत हो गई। मुनेंद्र, अगर बात की जाए आसपास के लोग वहां मौजूद होंगे, उन लोगों ने मदद नहीं की, डॉक्टरों तक उनको नहीं पहुंचाया क्या? आज ही बताना चाहूंगा मैं कि जैसे ये खेलते हुए गिरे तो लोगों ने इनको उठाया, पीसीआर देने की भी कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। कोई मेडिकल टीम को बुलाने का भी फायदा नहीं हुआ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर में इनकी मौत हो गई। हाँ मुनेंद्र, अगर बात की जाए जिस शख्स की मौत की बात सामने आई है, क्या वो पहले से किसी तरह की कोई जानकारी मिली है? पहले से बीमार था या सामान्य स्थितियों में ये हार्ट अटैक हुआ है? जी मैं आवाज समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुनेंद्र, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति जिसकी मौत की खबर आ रही है, पहले से वो बीमार था या सामान्य स्थितियों में ये मौत की खबर आ रही है? जी अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यही बताया जा रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति थे जो कि रोज बैडमिंटन खेलने आया करते थे। महेंद्र शर्मा मृतक का नाम बताया जा रहा है और ये व्यक्ति डेली इसी समय बैडमिंटन खेलने आया करते थे। तो अभी तक कोई मेडिकल स्क्रीन की सामने नहीं आई जिससे कि पता चले कि कोई इस तरीके की कोई घटना हो। हाँ मुनेंद्र, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, नोएडा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बैडमिंटन खेलते समय व्यक्ति की मौत हो जाती है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते वक्त ये मौत की घटना सामने आई है। तो नोएडा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देश की बात में अगली खबर की बात करेंगे। कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष आशीष सैनी ने हरिद्वार लोकसभा से सांसद पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और ऐलान करने वाली जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भावना पांडे अपने बयानों पर ही कायम नहीं रहती हैं। पहले पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को अपना भाई बताकर खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन आज प्रणव सिंह के खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी कर रही हैं और 40 लाख रुपए का खर्चे की बात कर रही हैं। उन्होंने भावना पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरिद्वार जिले के किसी भी वोटर ने चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित नहीं किया है, फिर भी किसके कहने पर वो लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। बात अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी जनता को गिना रही है। विधायक कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने एक बैठक का आयोजन किया। प्रबुद्ध जनों और प्रेस वार्ता के साथ भाजपा पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया। संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टमटा, जिला महामंत्री भक्ति लाल शाह ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर घर घर तक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। अनुसूचित मोर्चा प्रेस वार्ता के लिए हमारे उसको में रखा गया कि हमारे माननीय मोदी जी के और हमारी पार्टी के 9 साल पूरे होने पे क्या क्या कार्य किए गए, इस प्रेस वार्ता के लिए हम अनुसूचित मोर्चा के लिए क्या क्या कर रही है हमारी पार्टी, इस वजह से हमारी प्रेस वार्ता रखी गई। तो जो प्रेस वार्ता रखी गई हमारी पार्टी के उसमें हमारे लोगों को क्या क्या योजना क्या क्या मिल रहा है, जो चीजें पार्टी अगर हम पार्टी के साथ है तो हमारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये महा जनसंपर्क अभियान के तहत सभी को निर्देशित किया गया विधानसभा वार। तो यहाँ पर पौड़ी विधानसभा का जो कार्यक्रम था यहाँ पर आयोजित हो रहा है अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है कि हम लोग 2024 में जनता के बीच में जाने वाले, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम सब लोग उस खंड काल में
जो है विश्व में सर्वोच्च स्थान पर गिना जा रहा है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग। बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां ट्रेनों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी देहरादून से रुड़की तक ट्रेन में चेकिंग के साथ ही महिलाओं का हालचाल भी पूछेंगी। इसके बाद रुड़की से वापस देहरादून वाली ट्रेन में चेकिंग होगी। ट्रेनों में महिला अपराध को रोकने के लिए जीआरपी की ओर से यह व्यवस्था शुरू की गई है। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में लाइन नंबर 17 में लाइट कटौती को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। इस मामले में लोगों का कहना है कि वो सभी बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर आए हैं। उनका कहना है कि इस गर्मी के मौसम में लाइट की दिक्कत होना एक बड़ी समस्या है और बीते दिन दोपहर 2 बजे से लाइट नहीं आ रही है। ऐसे में इतनी भीषण गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि संबंधित अधिकारी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने फ़ोन पर आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 में दोपहर 2 बजे से है और इतनी भीषण गर्मी में जनता का बहुत बुरा हाल है। एसडीओ साहब को फ़ोन करो तो एसडीओ साहब फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट मैम को अपने फ़ोन करा, सिटी मजिस्ट्रेट मैम ने हमें आश्वासन दिया कि 9 बजे तक लाइट आ जाएगी। अभी भी हमारा धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक बनभूलपुरा क्षेत्र में लाइट नहीं। परेशानी हो रही, गर्मी का माहौल बहुत चल रहा है। आपको पता गर्मी किस कदर पड़ रही है, लोग परेशान है लाइट के चक्कर में। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, आपके बैठने से यहाँ पे लाइट आ जाएगी क्या? अब बताएं आप। तो संबंधित अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों को क्या कहना है साफ तौर पे? साफ तौर पे यही है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। अगली खबर नैनीताल से है। जिलाधिकारी वंदना ने आगामी 15 जून को आयोजित होने वाली कैंची धाम मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने कैंची धाम तक नवनिर्मित बाईपास सड़क पार्किंग स्थल का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए दिन रात कार्य करते हुए 13 जून तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि 15 जून को आयोजित होने वाली कैंची धाम मेले को ध्यान में रखते हुए अधिकारी यातायात, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, पार्किंग, मोबाइल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्थाओं का भली भांति जायजा लेते हुए संपूर्ण व्यवस्था पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि मेले के दौरान किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न बने। कैंची धाम में 15 तारीख को एक मेला का आयोजन होना है जो प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें प्रतिभाग करेंगे। पिछले जो वर्षों में जितनी भीड़ होती थी उसकी अपेक्षा इसमें जो भीड़ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो उसकी के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, वहाँ जो बाईपास का संचालन है या वहाँ अस्थायी पार्किंग इत्यादि के संचालन है, शटल सेवा का संचालन है, अन्य जो विभागों से आवश्यकता मंदिर समिति की पानी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, इनके संबंध में मैंने निरीक्षण भी किया है स्थल का और विभिन्न विभागों के साथ एक बैठक करके उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो भी औपचारिकताएं हैं वो 13 तारीख तक सभी विभाग अपनी पूर्ण करा लेंगे और 15 तारीख को, ताकि निर्विघ्न ये मेले का कार्यक्रम संपन्न हो पाए। अब बात अगली खबर के। नैनीताल के CRST स्कूल के संस्थापक और समाजसेवी रहे चंदलाल शाह ढुलघरिया का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। इस मौके पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे, कुर्मांचल बैंक के पूर्व चेयरमैन आलोक शाह आदि अपने विचार रखते नजर आए। बता दें कि चंदलाल शाह ने अपनी छोटी सी उम्र में ही समाज सेवा करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नयन को समर्पित किया। चंदलाल शाह ढुलघरिया उनका खास दिन है आज के दिन वो पैदा हुए थे, तो हमने सोचा कि वो हर फील्ड में उनकी भागीदारी रही, तो क्यों ना अलग अलग फील्ड में जो अपने महारत हैं तो उनको क्यों ना पुरस्कार किया जाए। यही सोच से हमने जो हर फील्ड में थे आपने देखा उनको पुरस्कृत किया। उसके अलावा एक हफ्ते तक बच्चों के प्रोग्राम रहे, फोटोग्राफी रही, म्यूज़िक के प्रोग्राम रहे, ट्रैकिंग के लिए हम ले गए, मोबाइल फोटोग्राफी हुई, तो कई लोगों को
भागीदारी। और आपको ताजुब होगा, कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टिफिन टॉप तक नहीं देखा था। तो मेरा ये मानना है कि महीने में कम से कम हर स्कूलों में एक नेचर स्टडी का क्लास होना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। मंगलौर से हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई। वहीं ट्रक के चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर सीपीयू के जवानों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि ट्रक में रखा सामान जलकर राख हो गया। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हमें सूचना मिली कि देवबंद तिराहे पर एक ट्रक में आग लगी है। हम तुरंत, मैं और मेरे जवान, मेरे दरोगा जी मनोज, हम तुरंत आए और हमने सबसे पहले सेंटर के माध्यम से लाइट को कट करवाया। उसके बाद हमने जो भी घास थी, घास के प्रयास से हमने आग को काबू करने का उससे किया। फिर काबू नहीं हो पाया, फिर हमने फायर इंस्टिगेशन एक उस पेट्रोल पंप से मंगवाए, उससे भी आग बुझाने का प्रयास किया। उससे फिर आग पे काबू पाया गया है। ड्राइवर की भी जान बचाई और जितनी मदद हो सकती है उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई। पंजाब से माल लेके आ रहा था, उत्तरांचल पेपर मिल का। देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।